नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। जैसा कि आप सबको ज्ञात ही है कि कल आरपीएससी ने क्या किया कि रीट का सिलेबस डाला है, तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि 2021 और 2022 में जो वर्तमान सेशन है उसमें जो बुक्स लगी हुई है वो भी आपको पढ़नी है। तो वर्तमान में कौन सी बुक्स है? एनसीईआरटी। और जो कठिनाई स्तर है वो क्या लिखा हुआ है कि माध्यमिक स्तर का होगा क्वेश्चन का। तो जो एनसीईआरटी बुक्स है वो मैंने इस चैनल पर 6 से लेके 8 तक की करवा दी है, 6 से लेके 8 तक की कंप्लीट करवा दी है, ऐसे ही वन लाइनर के रूप में। और साथ में कौन सी बुक्स भी पढ़नी है? आरबीएसई बोर्ड, जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं वो भी हमें पढ़नी है। तो ये बुक्स अभी मैं करवा रही हूँ। ये इसका चैप्टर नंबर 1 का आज हम पार्ट नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर करोगे तो आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी फायदा मिलेगा। अब स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1208 ईस्वी तक। अब सूंग वंश। अब सूंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र कौन था? जो अंतिम मौर्य सम्राट था उसका क्या था? प्रधान सेनापति था। और उसने क्या किया था? उसकी हत्या कर दी थी। और बाद में क्या किया? सूंग वंश की स्थापना की। सूंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र सूंग ने की थी, जो अंतिम मौर्य राजा वृहद्रथ का प्रधान सेनापति था। अब पुष्यमित्र कौन था? अंतिम वृहद्रथ जो मौर्य सम्राट था उसका सेनापति था। प्रथम कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम कौन था? वृहद्रथ। अब क्वेश्चन आता है कि सूंग वंश का प्रथम शासक कौन था? पुष्यमित्र सूंग। प्रथम और अंतिम हमें सभी की याद रखनी है। अब पुष्यमित्र सूंग ने 151 ईसा पूर्व तक राज्य किया। पुष्यमित्र सूंग ने अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका पुरोहित कौन था? सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पंतजलि था। यानी कौन थे उसके जो पुरोहित थे, यानी जो पंडित था वो कौन था? पंतजलि महोदय थे। अब अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है और उसके साथ क्या होती है? उसी राज्य की सेना होती है। अब मान लो ये राज्य है, तो यहां से अगर ये सीधा निकल गया तो इसका क्या मतलब है कि इस राज्य ने इनकी क्या है? अधीनता स्वीकार कर ली। अगर ये इस घोड़े को रोक लेंगे तो क्या है? ये जो घोड़े के पीछे जो राज्य की सेना चल रही है उनका इनके साथ क्या होगा? युद्ध होगा। अगर सीधी चला गया तो इसका मतलब क्या है? अधीनता स्वीकार कर ली। तो इसमें इनका क्या होता था? शक्ति प्रदर्शन अपना करते थे कि हमने इसने क्या है? पुष्यमित्र संघ ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। और इसका प्रधान पुरोहित कौन था? संस्कृत व्याकरण पंतजलि महोदय थे। अब पुष्यमित्र के बाद सूंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए उनके नाम थे अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। देवभूति को अपने अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईस्वी पूर्व में सिंहासन से उतार दिया। अब पुष्यमित्र सूंग वंश का प्रथम हो गया। अंतिम कौन आया है? देवभूति। देवभूति। अब सातवाहन वंश। अब सातवाहन वंश कौन सा है? तो दक्षिणी भारत के वंश थे सातवाहन वंश। आंध्र, वर्तमान आंध्र प्रदेश, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईस्वी पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। यानी सातवाहन वंश का प्रथम शासक कौन हो गया? सिमुक। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। जो सातवाहन वंश है वो किस नाम से विख्यात है? आंध्र और सातवाहन दोनों से। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि अंतिम सूंग वंश का अंतिम शासक कौन था? यानी सूंग वंश का प्रथम शासक कौन था? पुष्यमित्र सूंग। अब सूंग वंश का अंतिम शासक कौन था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पता चलेगा कि आपने वीडियो कितना ध्यान से देखा है। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। सिमुक का राज्यकाल 37 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। जो सिमुक का राज्यकाल है वो कितने तक माना जाता है? 37 ईस्वी पूर्व तक। सिमुक के उपरांत सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति व सत्ता का विस्तार किया। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिणी भारत पर अपनी
सार्वभौम सत्ता स्थापित की। किसने की? सातकर्णी प्रथम ने। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान आधुनिक पैठन नामक नगरी थी। आधुनिक कौन सी नगरी थी? पैठन। अब सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करने पुनः अपने वंश की शक्ति समृद्धि और सत्ता स्थापित की। अब 23वां शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करने पुनः अपने वंश की शक्ति समृद्धि और सत्ता स्थापित की। अब वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की प्रथम की पुत्री से विवाह किया। अब जो रुद्रदामन प्रथम था उसकी पुत्री से किसने विवाह किया? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने। रुद्रदामन ने उसके वह समस्त भूभाग छीन लिए जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को पराजित करके जीता था। जो रुद्रदामन था उसने क्या किया? पुलुमावी से जो पश्चिमी एरिया था वो सारा उससे छीन लिया। सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री सातकर्णी ने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभागों को पुनः अपने अधिकार में करके अपनी वंश कीर्ति को पुनः स्थापित किया था। अब कौन आ गया? यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई जिनमें कुछ पर जलपोत भी अंकित था। अब जलपोत यानी नावें उस पे अंकित थी। इससे क्या प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। किसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था? यज्ञश्री का। सातवाहन वंश के जो राजा थे वो क्या थे? हिंदू धर्म के अनुयायी थे और लेकिन वो क्या थे? अन्य धर्मों का भी आदर करते थे। सर्वप्रथम सातवाहन वंश ने ही ब्राह्मणों को भूमि अनुदान यानी सर्वप्रथम जो सातवाहन शासक थे उन्होंने क्या किया था? ब्राह्मणों को भूमि अनुदान जिसको क्या कहा जाता था? अग्रहार देने की प्रथा प्रारंभ की थी। अब सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य एवं विहार बनाए जिनमें कार्ले का चैत्य विहार सुप्रसिद्ध है। अब कार्ले का चैत्य विहार किसने बनाया? सातवाहन वंश के राजाओं ने बनाया था, जो 40 मीटर लंबा 15 मीटर ऊंचा है। यह चैत्य वास्तुकला का अद्भुत क्या है? उदाहरण है। अभी आ गया सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का प्रथम शासक कौन था? सिमुक। अब गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का कार्यकाल कब से कब तक है? 275 से 550 ईस्वी तक। कम से कम 250 साल इन्होंने शासन किया था। और गुप्त काल क्या कहलाता है? भारतीय वास्तुकला का और सभी तरह से यह स्वर्ण काल कहलाता है। अब 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। और समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है। अब सबसे पहले प्रथम शासक कौन हो गया? श्रीगुप्त। उसके बाद आ गया था घटोत्कच, उसके बाद आया चंद्रगुप्त प्रथम और उसके बाद समुद्रगुप्त। तो ये समुद्रगुप्त का क्या हो गया? श्रीगुप्त परदादा हो गया। तो ये क्या है? ये स्वयं उसका क्या हो गया? प्रपौत्र जो हम बोलते हैं, परदादा और पोता जो बोलते हैं वो हो गया। अब श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक बना। इसकी उपाधि क्या थी? महाराज की। अब क्वेश्चन आता है कि किस गुप्त शासक ने महाराज की उपाधि धारण की? तो किसने की थी? घटोत्कच ने। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम की ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। अब इसके पिता ने क्या कहा था? मैं महाराज हूं। बेटा क्या कहता है? मैं क्या हूं? महाराजाधिराज। अब ये नेट में भी हिस्ट्री के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस गुप्त शासक की उपाधि महाराजाधिराज की थी? तो किसकी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की। अब चंद्रगुप्त ने क्या किया? जो लिच्छवी वंश है उसकी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और जो कुमार देवी थी उसी का पुत्र क्या था? समुद्रगुप्त। तो जो समुद्रगुप्त ने सिक्के चलाए थे तो उसमें उसने क्या लिखवाया था
कि लिच्छवी दोहितर, यानी इन्होंने इन संबंधों को इतना महत्व दिया था कि चंद्रगुप्त ने सिक्कों पर खुद के साथ कुमार देवी का नाम भी अंकित किया था। और जो समुद्रगुप्त ना था उसने भी अपने जो सिक्के थे उसमें क्या नाम लिखवाया था कि लिच्छवी दोहितर। दोहितर क्या बोलता है, जो हम दोहिता बोलते हैं ना, नाना नानी के जाते हैं तो कहते हैं ना हमारा ये दोहिता है, तो दोहितर ये नाम इसने छपवाया था। अब चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त ने क्या चलाया, एक संवत, कौन सा, गुप्त संवत। कब चलाया था, 319 में। अब जो शक संवत है, शक संवत किसने चलाया था, राजा कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने चलाया था। कब चलाया था, 78 ईस्वी में। अब ये क्वेश्चन आता है कि गुप्त संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है। ये कितने का हो गया, 78 का। वो कब चलाया, 319, तो कितने का अंतर आ गया, 241 वर्षों का अंतर है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शक संवत और गुप्त संवत के बीच कितने सालों का अंतर है, कितने सालों का, 241 वर्षों का। और जो शक संवत है जो राजा कनिष्क ने चलाया था वो क्या है, भारत का राष्ट्रीय संवत है, जो कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। अब समुद्रगुप्त का कार्यकाल कब से कब तक है, 335 से 380 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। साम्राज्यवाद में विश्वास कौन रखता था, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इसने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन, अब प्रयाग प्रशस्ति है उसका रचयिता कौन है, हरिसेन। जो हरिसेन कौन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं और इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम प्रयाग ही है। यह अभिलेख उसी स्थान पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का अभिलेख है। जो इलाहाबाद प्रशस्ति है उस पे एक तो किसका लेख छपा हुआ है, समुद्रगुप्त का हो गया। इसी पे किसका है, अशोक का अभिलेख भी है। और इसी पे बाद में जहांगीर का, जो मुगल सम्राट था, उसका भी अभिलेख है। किसमें, इलाहाबाद प्रशस्ति में। इन तीनों के अभिलेख है। समुद्रगुप्त द्वारा जीते हुए क्षेत्र को 5 भागों में बांटा जा सकता है। समुद्रगुप्त ने इतने भाग जीते थे कि उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है, 5 भागों में। गंगा यमुना 2 आब के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र व आटविक राज्य, पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के राज्य, और शक और कुषाण राज्य। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं हारा। इलाहाबाद प्रशस्ति का रचयिता कौन है, हरिसेन। उसने क्या कहा है कि समुद्रगुप्त ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। किसके सिक्कों पर, अब अश्वमेध यज्ञ भी इसने किया था। अब समुद्रगुप्त ललित कलाओं में निपुण था। उसे कविराज भी कहा जाता है। किस गुप्त सम्राट को कविराज कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। वह संगीत में निपुण था और एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब किस शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त विष्णु का भगत था परंतु दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। क्या था वो, विष्णु का भगत था और साथ में अन्य धर्मों का भी आदर करता था। अब नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक है, 380 से 412 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज और देवगुप्त भी मिलता है, यानी चंद्रगुप्त का नाम क्या मिलता है, देवराज और देवगुप्त भी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य को विस्तार, विवाह संबंधों और विजयों द्वारा आगे बढ़ाया। इसने क्या किया, अनेक राजाओं से विवाह संबंध स्थापित किए, अपनी पुत्री का विवाह किया। किससे किया,
प्रभावती का विवाह है वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम है? प्रभावती, और उसका विवाह किसके साथ हुआ? वाकाटक राजा रुद्रसेन से। और उसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बैठाकर राज्य की क्या है? वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा व गुजरात को भी जीता और उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। उज्जैन को राजधानी किसने बनाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने द्वितीय राजधानी किसको बनाया? उज्जैन को। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इसको सक्कारी भी कहा जाता है। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने क्या किया था? जो विदेशी आक्रमणकारी थे शक को, उनका इन्होंने नाश किया था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन शासक बना? कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। अब नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। अपने राज्य के अधीन अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा। किसको? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को। अब स्कंदगुप्त के समय भी हूण आक्रमणकारी आए थे और वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आए थे? शक आक्रमणकारी। अब स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की। और उसका रचयिता कौन है? हरिशेन। अब जूनागढ़ अभिलेख है वो किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि जो स्कंदगुप्त की किस गुप्त शासक ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। यानी स्कंदगुप्त के समय किसने आक्रमण किया था? हूणों ने। स्कंदगुप्त ने अंततः हूणों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अब ये इतने गुप्त सम्राट हो गए। अब इनकी क्या है? गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को वीणा बजाते हुए सिक्के पर दिखाया गया है? यानी कौन सा जो शासक था वो वीणा बजाने में निपुण था और उसकी जो वीणा बजाते हुए की आकृति किस पे अंकित है? एक सिक्के पर अंकित है। अब गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रोत्साहन दिया था। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने धर्मानुसार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। किसने करवाए? समुद्रगुप्त ने और कुमारगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था। उसमें अपराध बहुत कम होते थे, कर भार भी बहुत कम था और राजकाज की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अब जो फाहियान आया था उसने ये भी लिखा था कि लोग क्या है? घरों में ताले नहीं लगाते थे, यानी वहां अपराध इतने कम थे। अब फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कालिदास, मर्चकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाखदत्त, सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में होते। कोशकार क्या होता है? जो हमें डिक्शनरी बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? हिंदी में कोश बोला जाता है उसको। तो अब ये क्वेश्चन इसमें ऐसे बना के दे सकते हैं कि इनमें निम्न में से कौन सा जो लेखक है या रचयिता है वो गुप्त काल का नहीं है। एक किसका दे देंगे? मौर्य काल का। अब गुप्त काल में कौन कौन हो गया? कालिदास हो गया, शूद्रक हो गया और विशाखदत्त और अमर सिंह। ये किसके इधर? ये अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके दरबार में नवरत्न नाम से ये रहते थे। उसमें कालिदास भी था, अमर सिंह भी था, ये शूद्रक और ये सभी उसमें शामिल थे। कितने थे? 9।
और नवरत्नी किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। और किस गुप्त शासक के थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये नवरत्न थे। अब रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई। जो वर्तमान में हम रामायण और महाभारत का अध्ययन करते हैं वो किस काल में आई थी अस्तित्व में? गुप्त काल के अंदर। और जो गुप्त काल में भी गंगा यमुना की मूर्तियों का भी निर्माण कब हुआ था? गुप्त काल के अंदर ही हुआ था। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत योगदान दिया। किसने दिया? आर्यभट्ट और वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने। इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ। दशमलव प्रणाली का आविष्कार कब हुआ था? गुप्त काल में, जो बाद में अरबों के माध्यम से कहां पहुंची? वर्तमान यूरोप में। गुप्त काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातु कला के प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की गुफाओं, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ, नालंदा में 80 फीट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति और सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से मिलते हैं। यानी गुप्त काल की जो वास्तुकला है, अब जो दिल्ली में स्थित मेहरौली का लौह स्तंभ है कितना पुराना हो गया, लेकिन अभी तक उसमें क्या है? जंग नहीं लगा है। तो ये इसके क्या है? उत्कृष्ट नमूने है। अब नालंदा में भगवान बुद्ध की क्या है? तांबे की मूर्ति होगी। सुल्तानगंज में भी बुद्ध की तांबे की मूर्ति है। अब गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त था। 4 वर्ण इसी में थे। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। उनके कर्तव्य माने जाते थे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। क्षत्रियों का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्य का कार्य व्यापार और वाणिज्य करना था। गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन होने लगा था। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था। पर्दा प्रथा नहीं थी। उस समय 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे और स्वयंवर प्रथा भी क्या थी? प्रचलन में थी। अब गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। तो ये क्या आ गया? गुप्त वंश ये कंप्लीट हो गया। अब गुप्त वंश से आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक की उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज। क्या उपाधि है? महाराजा धीराज की उपाधि किसकी थी? अब महाराज की उपाधि किसकी थी? घटोत्कच की। फिर घटोत्कच के बाद जो शासक हुआ था उसकी क्या उपाधि थी? महाराजा धीराज की। अब वो कौन सा शासक था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। अब वर्धन वंश कौन सा? हर्षवर्धन वाला। पुष्य, इसको हम वर्धन वंश और या पुष्यभूति वंश के नाम से जानते हैं। 6ठी शताब्दी में दिल्ली के निकट कहां? थानेश्वर में पुष्यभूति से जो शिव का उपासक था इस वंश का प्रारंभ हुआ है। यानी अब इस वंश का संस्थापक कौन हो गया? पुष्यभूति। और इस वंश के 3 ही राजा हुए हैं, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। अब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन शासक बना। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? राज्यवर्धन। और वह राज्याभिषेक के बाद से युद्धों में उलझा रहा और बंगाल के गोंड शासक शशांक ने राज्यवर्धन की 606 ईस्वी में हत्या कर दी। सबसे पहले कौन था? पुष्यभूति ने इसकी क्या की? स्थापना की इस वंश की। बाद में कौन शासक बना? प्रभाकर वर्धन। जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होगी तो उसके बाद उसके 2 पुत्र थे। एक तो कौन था? राज्यवर्धन और दूसरा कौन था? हर्षवर्धन। तो राज्यवर्धन शासक बना तो उसके बाद में क्या हुआ? जो बंगाल का शासक था कौन? शशांक ने 606 में इसकी हत्या कर दी। बाद में जो इसके सेनापति थे उन्होंने क्या किया? हर्ष को कहा कि तुम शासक बन जाओ। जब हर्ष शासक बना तो इसने क्या प्रतिज्ञा की कि मैं समूल धरती से गौड़ शासकों का अंत कर दूंगा। अब हर्षवर्धन का काल, यह काल कब से कब तक है? 606 से 647 तक। हर्षवर्धन ने 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। तो मृत्यु के बाद क्या हो गया? पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। हर्षवर्धन जिस समय सिंहासन पर बैठा उस समय
अत्यंत संकटपूर्ण स्थिति। संकटपूर्ण क्यों थी? क्योंकि उसका जो भाई था राज्यवर्धन, उसकी हत्या किसने की थी? गोंड शासक संसाक ने। अब गोंड बंगाल के राजा संसाक ने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर डाला और इसकी एक बहन थी, क्या नाम था? राज्यश्री। तो उसने भी अपनी प्राणों की रक्षा के लिए क्या किया? वो अज्ञात स्थान पर चली गई। बाद में क्या हुआ? हर्ष ने अपनी बहन को शीघ्र ही ढूंढ निकाला। किसकी मदद से? एक दिवाकर मित्र था बौद्ध भिक्षुक, तो उसकी मदद से उसने क्या किया? अपनी बहन की खोज कर ली। अब इसने बाद में क्या किया? अपनी बहन को खोजने के बाद राज्य की तरफ ध्यान देना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि की और फिर उसके बाद क्या किया? संसाक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। यानी कामरूप का राजा था, उसके साथ पहले संधि की और फिर संसाक के विरुद्ध सेना भेजी। दक्षिण में अब इसने बाद में क्या किया? दक्षिण में अपना सैन्य अभियान चलाया। अब दक्षिण में हर्षवर्धन की सेनाओं को 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट पर से पीछे खदेड़ दिया। अब जो दक्षिण भारत में एक शासक था, कौन सा? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय। यह भी काफी शक्तिशाली था। तो हर्ष की सेनाएं कहाँ है? उसने नर्मदा नदी के तट पर ही उनको रोक दिया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। तो अब ये क्या है? इसकी हर्ष की पराजय हुई। लेकिन दोनों ही पक्ष, हर्षवर्धन तो कहता है मेरी विजय हुई है, इधर पुलकेशिन द्वितीय ने अपनी विजय का वर्णन किया है। अब इस जो ये युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, इसका उल्लेख किस में मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। किस में मिलता है? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किसका है? रवि कीर्ति का। ऐहोल अभिलेख किसका है? रवि कीर्ति का ये अभिलेख है। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में बल्लवी तक विस्तृत थी। कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। यानी हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज। हर्ष ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। अब एक तो किसकी उपाधि थी महाराजाधिराज की? जो गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, उसकी भी उपाधि क्या थी? महाराजाधिराज की। और एक किसकी थी? हर्ष की। और जो घटोत्कच था उसकी क्या थी? महाराज नाम से उसकी उपाधि थी। हर्ष सूर्य और शिव की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव किस ओर हो गया? जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है उसकी ओर। क्यों हुआ था? क्योंकि एक बौद्ध भिक्षुक था हवेनसांग, वो इसके समय में आया था, तो उसके कारण ये इसका झुकाव किस ओर हो गया था? महायान शाखा की ओर हो गया था। हर्ष प्रति 5वें वर्ष में प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव का आयोजन करता था। क्या करता था? जो प्रयाग और गंगा, प्रयाग है जो स्थान है, वहां गंगा और यमुना का संगम होता है। संगम क्या होता है? जहां दो नदियां आपस में मिलती है, तो वो स्थान को क्या कहते हैं? संगम बोला जाता है। तो वहां उसने एक महोत्सव का आयोजन किया था और जो चीनी यात्री हवेनसांग है वो भी इसमें शामिल हुआ था। और उस समय कौन सा था? 6ठे नंबर का था। यानी प्रत्येक 5 वर्ष में ये करता था, तो 30 साल तो हो गए इसको। और टोटल इसने कितना शासन किया था? 40 वर्ष तक इसने शासन किया था। अब हर्षवर्धन ने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नाम से 3 नाटकों की रचना की। हर्ष खुद भी क्या था? एक विद्वान था। इसने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना की। किस किस की? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अब हर्षवर्धन के ने बाण भट्ट कादम्बरी व हर्षचरित के लेखक मयूर, सुबंधु, मातंग दिवाकर, ईशान आदि विद्वानों और चीनी यात्री हवेनसांग को आश्रय प्रदान किया था। अब हर्षवर्धन के दरबार में कौन कौन था? बाण भट्ट। बाण भट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? कादम्बरी और हर्षचरित। और मयूर हो गया, सुबंधु, मातंग, ये इसके क्या थे? दरबार में रहते थे। और एक जो चीनी यात्री आया था हवेनसांग, इसी के बाद में यह क्या हुआ? बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ था। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो हर्षवर्धन का भाई था राज्यवर्धन, उसकी हत्या किसने की थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।